जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर एटम्स के बारे में। इस वीडियो में हम एटम के बारे में जानेंगे। मैं आपको बोर मॉडल बताऊंगा, रदरफोर्ड मॉडल बताऊंगा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच क्या होती है, सारे हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझो बेटा, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड ने, उसके नीड क्या पड़ी। सबसे पहले बेटा जे थॉमसन साहब आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। उन्होंने कहा जिस तरह तरबूज यानी वाटरमेलन में सीड एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड का मतलब धसे होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर धसे होते हैं। पर बाद में थ्योरीज आई और ये बात फेल हो गई कि यार ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर आप लेके आए रदरफोर्ड अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स का बोर्स भी लेके आए। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, देखो रदरफोर्ड के मॉडल को समझते बेटा क्या करा। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बेटा एक लीड ब्लॉक, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फा बीटा गामा रेस निकलेगी। यहाँ पे तो प्रॉपर अल्फा रेस निकली है। अल्फा रेस होती है 2He4 यानी हीलियम न्यूक्लियाई को अल्फा रेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लीड ब्लॉक लगाया बेटा। लीड ब्लॉक इसलिए लगाया ताकि ये एक ही डायरेक्शन में जाए। नहीं तो देखो रेस तो कुछ इस तरह जा सकती है ना, अगर मैं उसको बीच में ऐसे ढक दूंगा तो ये एक तरह से देखो ऐसे जाएंगे ना बिल्कुल प्रॉपरली। तो यहाँ से उन्होंने लीड ब्लॉक लगा दिया। फिर यहाँ बेटा कॉलीमेटर लगाया। कॉलीमेटर का क्या काम था, एक फाइन बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी ऐसे करके, एक प्रॉपर पतली सी लाइट यहाँ गई। यहाँ पे बेटा उन्होंने गोल्ड फाइल करी। गोल्ड फाइल इसलिए रखी कि इसी गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट होना है। स्ट्राइक नहीं बोला, कोलाइजन नहीं बोला, बम्बार्डमेंट मतलब किसी चीज को बहुत स्पीड से मारना, उसे कहते हैं बम्बार्डमेंट। अब यहाँ पे बम्बार्डमेंट उन्होंने जब इसका बम्बार्डमेंट करा और आगे यहाँ पे उन्होंने लगा ली बेटा जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन का क्या काम है कि जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन गिरेंगे या कोई पार्टिकल गिरेंगे अल्फा पार्टिकल्स, तो ये एकदम चमक लग जाएगी। तो आपको पता लगेगा यार चमक रही है, शाइन प्रोड्यूस हो रही है, हाँ तो इसमें मतलब पार्टिकल्स गिरे, ठीक है। यहाँ डिटेक्टर भी लगाया अल्फा इसके साथ, ठीक है। अब देखो जब इन्होंने यहाँ पे बेटा यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास करे तो उन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशन देखे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट चले गए, स्ट्रेट पास हो गए। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम का एम्प्टी है। दूसरा उन्होंने देखा कि यार 8000 में, कई बुकों में बेटा 12000 दे रखा है, किसी में 8000 दे रखा है, किसी में 1200 दे रखा है। एक पार्टिकल ऐसा था जो अपना पाथ को रिट्रेस करा, मतलब जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे आ गया। तो उसने कहा सेंटर पे कुछ तो ऐसी देखो कोई चीज वापस आ रही है, यार मैं ऐसे करो बॉल फेंक रहा हूँ और वापस आ रही है, तो आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं से टकरा के तो वापस आ रही होगी, कुछ नहीं होता तो सीधा आगे बढ़ती। तो उसने कहा कि बीच में कोई ऐसा सेंटर पे है कोई चीज जहाँ पे सारा मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, उसे न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। फिर उसने कहा कईयों पे लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन होता है, कईयों पे कम डिफ्लेक्शन होता है। बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए और एंगल के साथ, तो जैसे आप देखो बेटा कि एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड मेरे कम हो रही है। यानी अगर 180 डिग्री एंगल पे पहुंचो तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही पार्टिकल है, 90 डिग्री पहुंचो वहाँ ज़्यादा होंगे, 0 डिग्री पे पहुंचोगे तो वहाँ ज़्यादा होंगे बेटा। और जैसे जैसे बेटा देखो नंबर ऑफ पार्टिकल ग्राफ गिर रहा है ना, तो जितना जितना एंगल बढ़ता जा रहा है वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड कम होती है। ये ग्राफ बेसिकली प्लॉट इसके पीछे नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल के पीछे। अच्छा, एक टर्म समझनी चल रही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाम से देखो बेटा अप्रोच मतलब किसी के पास जाना, क्लोज से मतलब नजदीक से। अब समझो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है किसी भी गोल्ड फाइल का मान लो, किसी भी चीज का मान लो। एक अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक जा रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई मतलब 2He4, ठीक है। अब तुम बताओ मैं ये न्यूक्लियस के पास जा रहा हूँ, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे न्यूक्लियस पे भी। अब पॉजिटिव देखो पहले तो नजदीक आ जाएगा एकदम, तो जितना जल्दी नजदीक, एक पॉइंट के आधा नहीं बेटा, इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो कि जब नजदीक नहीं आ पाएगा तो स्टार्टिंग में जब वो उसके बाद नजदीक आ रहा था तो उसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। एक टाइम पे ऐसा होगा कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, कन्वर्ट होती है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2 ही होता है, स्कैटरिंग न्यूक्लियस पे कितना होगा, Z मतलब एटॉमिक नंबर। अगर मान लो गोल्ड होगा तो 79 पुट करना, या जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका पुट करना। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। पोटेंशियल K Q1 Q2/R, R इसलिए R0 लिख दिया ताकि डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, ठीक है। ½ mv² बेटा Q1 की वैल्यू 2e पुट कर दी, Q2 की Z पुट की थी और R0 की वैल्यू D पुट कर दी, यानी ताकि दिखाते डिस्टेंस ऑफ क्लोज। अच्छा देखो जब D को इधर ले जाओगे बेटा तो इसको K अल्फा लिखते हो,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई इसको लिख दिया 2kz, देखो 2kz²/L का। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी वैल्यू पुट करी 12 mv², तो ये 2 पर चला गया यानी 4kz²/me², यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो आपने क्या बोलना है 4kz²। अच्छा, बात समझे, मतलब देखो कि कितना नजदीक आ सकते हो। देखो एक लाइन देखो, डेफिनेशन क्या लिखी है, अगर आपसे बोले डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजर, क्या लिखना है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस r0 फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल स्टॉप फॉर ए मोमेंट बिगिन टू रीच इट्स पाथ थ्रू एन एंगल ऑफ, कह रहे एक न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस r0 पे अल्फा पार्टिकल यहाँ के रुक जाता है। यहाँ से आपने स्टार्ट करा, अल्फा ये न्यूक्लियस है, अल्फा यहाँ के रुक गया, अब यहाँ थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस अपने पैर इस डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे आके रुकेगा न्यूक्लियस से, उसे क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट है मेरा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या ड्रॉबैक आए, क्या लिमिटेशन आए, क्या शॉर्टकमिंग, एक ही बात है तीनों कोटा। देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। भाई रदरफोर्ड ने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते, पर एक बात, मेरी बात समझो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि बीच में बेटा हमारा एटम होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हर घूमती हुई चीज एनर्जी लिबरेट करती है। मैं आपसे बोलूँ एक पार्क का आपने चक्कर कटाना, आपने एक राउंड मारा, आ गया, मैंने एक राउंड और, आपने 2 राउंड करे, मैंने फिर 3 राउंड, 4 राउंड, मैंने आगे 50 राउंड हो गए। एक टाइम के बाद आप क्या बोलोगे, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे चारों तरफ, तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन हमारा कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। बेटा क्या होता है, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर को पहले आप समझो बेटा। मान लो न्यूक्लियस है मेरा, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, कितने भी आ गए, चलो 1 मान लेते हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल बेटा न्यूक्लियस के नज़दीक जाएंगे, न्यूक्लियस के नज़दीक से जाएंगे तो उन पर ज़्यादा रिपल्शन होगी, और जो दूर से जाएंगे उन पर कम रिपल्शन होगी, ये तो ठीक है। अच्छा, इसी अल्फा पार्टिकल का बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी अल्फा पार्टिकल का इसके न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो लाइन क्या लिखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम, कि यार न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा एक बात सुनो, इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्कैटरिंग। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर मेरा बहुत ज़्यादा हो, इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल b से। अगर मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर मान लो इतना ज़्यादा होता, तो क्या स्कैटरिंग ज़्यादा होती है कम होती है, यार पार्टिकल, इसका मतलब मेरा देखो यहाँ पे होता, मान लो ये मेरा अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे, तो इम्पैक्ट पैरामीटर इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। अब न्यूक्लियस की ताकत बहुत ज़्यादा नहीं होती बेटा, न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती, शॉर्ट रेंज होता है, तो अब इस पर तो ताकत लगा नहीं पाएगा, तो उसकी स्कैटरिंग होगी नहीं, बिल्कुल सीधा जाएगा। पर जो नज़दीक से अगर इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अगर एक हेड ऑन कॉलिशन है, हेड ऑन मतलब बेटा डायरेक्ट हिट कर दी यहाँ पे बिल्कुल बीच से, तो ये पार्टिकल क्या बेटा मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, ये तो सही है क्योंकि मैक्सिमम ताकत लगी। बात समझ आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, जिसमें आती है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफन। बेटा ध्यान से सुननी बातें मेरी, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले इसमें करा क्या गया, इस वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो स्पार्क प्रोड्यूस करे, फिर एक फाइन बीम बनाया और फिर प्रिज्म में पास करी। जब उन्होंने प्रिज्म में पास करी इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो स्क्रीन थी उस पर कभी डार्क स्पॉट आ रहे थे, कभी लाइट स्पॉट, कभी डार्क लाइट। बाद में ऑब्जर्वेशन करने पता लगा यही लाइट डार्क स्पॉट्स क्या कहलाएगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पिफन। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा, क्या क्या बन गए मेरे 5 सीरीज में बन गए। अब आप समझो, देखो होता क्या है इसमें, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखो सबसे पहले हम चलते हैं लाइमन सीरीज पे ना। लाइमन सीरीज में क्या होता है, ये जो लिखा है मैंने, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ r इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चाहे n1 n2 लिख दो, चाहे बेटा सिंपली n लिख दो, यहाँ पे n2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, या फिर सिंपली n लिख दो, है ना। अब सुनो, लाइमन में क्या होता है, कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल से कौन से वाले पे आएगा, पहले एनर्जी लेवल पे आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, लाइमन। बात समझ आ गई। तो n1 इक्वल टू 1 पे आएगा, कहाँ से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो इस सीरीज मेरी क्या कहलाएगी, लाइमन सीरीज। देखो ना, ये होता है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, और ये होता है कहाँ से आया, किस एक्साइटेड स्टेट से आया। आर है मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.07 × 10⁻⁷। ये आपने अच्छे से याद कर लेने।
कहाँ से आ सकता है भाई? सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, फिफ्थ से आया, सिक्स से आया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, तो आपको याद रखना है कि जब आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखोगे, जब आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखोगे तो लैम्डा आएगा उल्टा। बात समझ आएगी ना? और यहाँ जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो लैम्डा आएगा मिनिमम। तो देखो, अगर n में 2 मिनिमम, तो इस 2 से तो नीचे कुछ हो नहीं सकता है ना भाई। 2 से तो लास्ट 1 पे आ सकती है, तो 2 से नीचे कुछ नहीं है, तो लैम्डा का 2 रख दो, ये n की वैल्यू 2 रख दोगे यहाँ पे, तो मेरा क्या आएगा? लैम्डा जो है बेटा मेरा मैक्सिमम आएगा। और लैम्डा मैक्सिमम कितना होता है? n कितना होता है मैक्सिमम बताओ भाई? आपने कहा इन्फिनिटी से आ सकता है, तो इन्फिनिटी रख दोगे यानी मैक्सिमम, तो लैम्डा मेरा क्या आएगा? मिनिमम। बेटा आपसे निकालने के लिए आएगा कि मिनिमम वेवलेंथ निकालो जब लाइमन सीरीज के बाल्मर की, तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम कब आएगी? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम का एडजस्ट की वैल्यू मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर कोई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है हायर एक्साइटेड स्टेट से, मान लो ऊपर से आया, मेरा किस पे आया? सेकेंड एनर्जी लेवल पे आया। देखो ये 1 2 3 4 5, तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल है ना, 2 मान लो उसको। अभी कहाँ से आ सकता है? 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 इन्फिनिटी। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहते हैं बाल्मर। अगेन n की वैल्यू क्या होती है? 3 4 5 6। अगर 3 पे आएगा तो इसे क्या कहेंगे बेटा? 5 n की वैल्यू एक बढ़ जाती है, 4 5 6। 4 पे आएगा 5 6 7, 5 पे आएगा 6 7 8, और ऐसे ही हमारा बेटा ये सिलसिला चलता रहता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? कंडीशन वही रहेंगी, ये वाली कंडीशन सेम रहेंगी इसके कि n ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, n कम तो यूनिट। r की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट है, और फॉर्मूला बेटा प्रॉपर ये बनता है वेव नंबर। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, तो अगर वेव नंबर निकालने का है तो भी कर लेना, कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। ठीक है, और 1/n² माइनस 1/n²। बुक में किसी भी टर्म से दे रखा हो, आपको याद रखना है कि ये जो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जहाँ पे आ रहा है। बात समझ आई? नेक्स्ट हमारा है बोर एटॉमिक मॉडल। बेटा बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे, और रदरफोर्ड मॉडल के बाद इमीडिएटली हमारा आ गया था बोर मॉडल। 4 पॉइंट से बांटा गया बेसिकली। पहला है न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट में कहा गया एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। देखो, एक न्यूक्लियस होता है मेरा, मैसिव सेंट्रल कोर न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कोई दिक्कत है? उसने बोला द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन इज प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब भी कोई चीज़ घूम रही होगी बेटा, किसी भी सर्कल में जब भी कोई तुम देखोगे कोई चीज़ घूम रही है, तो वो किसकी वजह से घूम रही थी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वजह, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूम रही है। ठीक है, सेकेंड थी क्वांटम कंडीशन। उन्होंने कहा ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अलाउड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2p। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे आप रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन घूमते बस चारों तरफ। उसने कहा नहीं कहाँ पे घूमते, उन्होंने कहा था बस बाहर सारी तरफ घूमते। इन्होंने कहा हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, वहीं पे इलेक्ट्रॉन मेरा घूमेगा जहाँ पे कंडीशन क्या होगी? L = nh/2π। मतलब L क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम। किसका मल्टीपल होना चाहिए? इंटीग्रल h/2π का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L को क्या लिखते हैं बेटा? mvr, यानी लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है p है ना इनटू डिस्टेंस, तो L आ गया mvr। तो mvr बराबर nh/2π, जहाँ पे कंडीशन होगी वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके अलावा कहीं। थर्ड उसने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में। इसने कहा देखो जब घूमते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी रिपीट नहीं करता, ये उस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रहता है। और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। वहाँ पे उसकी एनर्जी कम नहीं होती, फिक्स रहती है। फोर्थ हमारा फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कहा एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी। कह रहे जब जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट होता है हाई एनर्जी लेवल पे, और उसको मान लो नीचे आना है तो उसको एनर्जी लिबरेट करनी पड़ेगी, उसको ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। और E2 और एनर्जी मान लो एनर्जी डिफरेंस है ऑर्बिट्स का, तो Hν बराबर मेरा होता है E2 - E1। नेक्स्ट है मेरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कितना है मेरे रेडियस का ऑर्बिट होता है, इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले आप समझो, ये मान लो एक न्यूक्लियस है ना, प्लस जेड इसलिए लिखा है कि यार एटॉमिक नंबर हमें मान लो पता नहीं, किसी का भी न्यूक्लियस होता है, और ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो जेड ही बन गया। वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर उसके। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिसकी मदद से ना वो चीज़ें घूमता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। वो होता है k q1 q2 r²। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब Q1 की वैल्यू क्या है? Z × E,
क्योंकि हमें पता नहीं भाई कौन सा एटॉमिक नंबर का है, तो Z इंटू ई, और Q2 की वैल्यू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों पुट कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आपको देखो mv² अपॉन Z इक्वल टू के Z इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर आ गया। आपको ये भी पता है k की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होती है और 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर भी होती है। खैर वो मत सोचो अभी, ये देखो आपने का पुट कर दी, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर ऑल ऑफ ए सडन आपको बोर का पोस्टुलेट आया। बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे कंडीशन किया mvr इक्वल टू nh/2 पाई, ठीक है सर। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो देखो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने देखो v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ये सारी चीज़ें, m स्क्वायर भी नीचे चला जाएगा, r स्क्वायर भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू मेरी सेकंड की आई है, ये जो मेरी वैल्यू बेटा सेकंड की आई है ना, ये v स्क्वायर की वैल्यू, ये आपने पुट करनी है इसमें, यहाँ पे देखो इस वाले में, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट इसमें। तो जहाँ पे मेरा v स्क्वायर था बेटा, तो मैंने क्या पुट कर दूंगा, यानी n स्क्वायर h स्क्वायर बाय, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा रेडियस की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर। मेरे पीछे बोलो रेडियस इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर। अब देखो h प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, पाई फिक्स है, चार्ज इलेक्ट्रॉन फिक्स, रेडियस किसके n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल आता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है सर। अब अगर आप निकालना चाहो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, अच्छा। और इस वाले में देखो जरा बेटा, अगर मैं हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। यहाँ वाले में देखो, इस वाले में देखो, चलो हटाओ, हाफ mv स्क्वायर है, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से देखो k z स्क्वायर बाय 2r बेटा, है ना। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगी k z स्क्वायर बाय 2r। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k q1 q2 बाय r, q1 z मैंने बता दिया, ये माइनस है तो माइनस k z स्क्वायर बाय r। अब आपने कहा सर दोनों का सम होती है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिख दी सर ने। जब एलसीएम लोगे 2r आएगा, ये तो ऐसे डिस आ जाएगा और इसके साथ 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2k z स्क्वायर प्लस तो माइनस k। अब जो हमें r हमने निकाली है बेटा वैल्यू, कहाँ निकाल दी, n स्क्वायर एप्सिलॉन बाय, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। आगे हम देखेंगे बेटा एनर्जी इक्वल टू -k z स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर r, हमें तो हमने प्रूफ कर ही दिया था। अच्छा, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। फिर आपने इसका जब सॉल्व किया तो -z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया, ठीक है। जब आप r की वैल्यू पुट करोगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z स्क्वायर, जब इस चीज़ को हम देखो तो एक वैल्यू आएंगे। अब सुनो मेरी बात, E का वैल्यू आपको पता है कितना, 1.6 10 की पावर माइनस है, Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.5 10 की पावर -12, पाई का वैल्यू आपको पता है, मास आपको पता है, सब हमें चीज़ पता है, ठीक है बेटा। जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना है, -13.6 बाय n स्क्वायर, ठीक है। n हमारा कौन से ऑर्बिट में। अब अगर तुम n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो -13.6 बाय 1 का स्क्वायर यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट के लिए n2 पुट करना, थर्ड के लिए 3 करना, फोर्थ के लिए 4 करना, और देखो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकली किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब समझो बेटा, जब तुम n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी निकालते हो हाइड्रोजन के लिए, तो उसे आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब आती एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू वन ऑफ द एक्साइटेड। देखो जो ग्राउंड स्टेट होती है बेटा, जो ग्राउंड स्टेट होती है, यहाँ पे मैं रब करके बता दूं, जो मेरी ग्राउंड स्टेट होती है सबसे नीचे होती है n इक्वल टू 1, फिर आएगा n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये -13.6 हो गई, फिर -3.4 हो गई, -1.5 हो गई, -0.85 हो गई, -0.54 हो गई, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना जिसका डिफरेंस आएगा, तो मैंने -10.2। थर्ड ग्राउंड स्टेट से थर्ड पे जाना है तो देखो माइनस में इतनी चाहिए होती है। तो बात समझे, एक्साइटेड एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। फिर आता है आयनेशन एनर्जी। ये आयनेशन एनर्जी केमिस्ट्री की आयनेशन एनर्जी डिफरेंट है, वो मत लिख के आना, ठीक है। यहाँ होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ एटम। एक एटम को बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से एकदम बाहर निकालेंगे एनर्जी। देखो अब देखो n इक्वल टू 1 पे बेटा कितनी एनर्जी होती है, -13.6, ठीक है। अगर आपको उसको n इंटू इन्फिनिटी पे जाना है, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी नहीं पड़ेगी बेटा, 13.6, तभी 0 आ जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। बट अगर आपका ये कितना है आपका
n इक्वल टू 2 से आपको n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना है। n इक्वल टू 2 पे कितनी होती है -3 तो +3.4 तो एटम ही बाहर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही बाहर हो जाएगा एटम में। ऐसे n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए आपको कितनी देनी पड़ेगी, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, -1.5 होती है तो +1.5 देनी होगी। बात समझ आई? इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।